आइए शुरुआत करते हैं। ये वाक़या है साल 2015 का। 20 दिसंबर 2015 को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले के एक गांव वाघोली में एक कुएं के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है। ये लाश एक बोरी में पैक थी, लेकिन जो मरने वाली लड़की थी उसकी टांगें बोरी से बाहर निकली हुई थी और उन टांगों को भी रस्सी से बहुत टाइटली बांधा गया था, बहुत सख्ती से जकड़ दिया गया था। गांव वालों ने जब कुएं में लड़की की लाश देखी तो उन्होंने पुलिस को इत्तला की और पुलिस मौके पर पहुंची। जिस तरह से लाश बोरी में भरकर कुएं में डाली गई थी, जिस तरह से मरने वाली लड़की के पांव बहुत सख्ती से बांधे गए थे, वो सारी चीज़ें ये इशारा कर रही थी कि ये मामला न तो खुदकुशी का है और न ही कोई एक्सीडेंट का, बल्कि ये सीधा सीधा मर्डर का मामला था। तो उस्मानाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर का केस रजिस्टर किया और मामले की जांच शुरू की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह के ब्लाइंड मर्डर केस में तफ्तीश तभी आगे बढ़ती है जब मरने वाले की पहचान हो जाए। तो इस मामले में पुलिस के पास जो सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती थी वो थी मरने वाली लड़की की पहचान करना। पुलिस ने इसकी कोशिशें तेज़ की। उस लड़की की जो लाश थी उसकी कई तस्वीरें क्लिक की, पोस्टर बनवाए, आसपास के इलाकों में वो पोस्टर लगाए गए। कुछ व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए भी मैसेजेस स्प्रेड किए गए। ये जानने की कोशिश हुई कि मरने वाली लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशें बेकार चली गई। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, काफ़ी वक्त गुजर गया, कई महीने गुजर गए, लेकिन पुलिस को इस मरने वाली लड़की की पहचान ही नहीं पता चली। तफ्तीश आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। इसी बीच 5 महीनों में इस केस की जांच के लिए जो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए थे वो भी बदल दिए गए। मतलब 2-2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस के चेंज हुए। 5 से 6 महीनों का वक्त गुजर गया, मगर लड़की की पहचान जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो सकी। 1 इंच भी इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच एक नए आईपीएस ऑफिसर उस इलाके में उनकी पोस्टिंग हुई। इनका नाम है तिलक राज रोशन। तिलक राज रोशन जो है ये उस्मानपुर के उस इलाके में एडिशनल डीएसपी के पद पर तैनात किए गए। इन्होंने ये तय किया कि वो इस इलाके के जो कोल्ड केसेस हैं, यानी ऐसे मामले जो अनसुलझे हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आमतौर पर जब मामले मर्डर के होते हैं, जो अनसुलझे होते हैं, तो पुलिस की कोशिश उन्हें सुलझाने पर ज़्यादा होती है, क्योंकि मर्डर के केसेस अपने आप में हीनियस तो होते ही हैं, इससे बड़ा कोई जुर्म या गुनाह नहीं होता। ऊपर से मर्डर के केसेस सुलझाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग बात भी होती है। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर थे तिलक राज रोशन, इन्होंने तय किया कि वो मर्डर के केसेस सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के कुछ केसेस की फाइल उनके पास आई और उनमें से एक फाइल इस गुमशुदा लड़की की थी, जिसकी लाश, लावारिस लाश, उस कुएं में मिली थी और वो केस अब तक अनसॉल्व था। तो रोशन साहब ने उस केस की जो फाइल है उसे पढ़ने की शुरुआत की, ताकि उस केस के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं और समझ पाएं कि इनिशियली मामला क्या था। तो उन्होंने पढ़ा कि 20 दिसंबर 2015 को लड़की की लाश कुएं में मिली थी और जिस तरह से लाश मिली थी, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, वो सारी चीज़ें उस केस फाइल में पुलिस वालों ने उसी तरह से लिख के रखी थी। कुछ लाश की तस्वीरें पुलिस ने उस केस फाइल में लगा रखी थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया था और पोस्टमार्टम में लड़की की मौत जो है कुएं में डूबने की वजह से नहीं, बल्कि उसको चाकू मारे जाने की वजह से, उसका गला काटे जाने की वजह से होने की बात लिखी गई थी। और इस केस फाइल में पुलिस ने यह भी लिखा था कि उन्होंने इस लड़की के डीएनए सैंपल जो है वो सुरक्षित रख लिए हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा मिले जिसके साथ लड़की के डीएनए सैंपल की मैचिंग करने की गुंजाइश हो या बात आए, तो पुलिस वाले उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ तक पूरी कहानी उस केस फाइल में लिखी हुई थी, जो आईपीएस तिलक राज रोशन ने पढ़ी। इसी बीच तिलक राज रोशन ने यह भी पढ़ा कि जो लाश मिली थी उसकी पहचान तो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन मरने वाली लड़की ने एक कुर्ती पहनी हुई थी और उस कुर्ती पर जयपुर रूर्ती लिखा हुआ था। KURTI नहीं, RURTI ऐसा लिखा हुआ था। तो पुलिस ने अपनी फाइल में उस बात को मेंशन भी किया था कि लड़की ने जो कपड़ा पहना था उसमें जयपुर रूर्ती ऐसा लिखा हुआ था। जब ये बात उन्होंने केस फाइल में पढ़ी तो उन्होंने लड़की की लाश की तस्वीरें और उसके जो कपड़े थे उसके टैग की तस्वीर को बहुत गौर से देखा और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बेसिकली जयपुर रूर्ती नहीं बल्कि जयपुर कुर्ती ही लिखा हुआ है, लेकिन टैग में कुर्ती के के की बनावट कुछ ऐसी दिख रही है जो सरसरी तौर पर पढ़ने से के की जगह आर लग रही है। इसी वजह से उसको
इससे पहले पुलिस वालों ने जब पढ़ा था तो उन्होंने जयपुर रुड़ती पढ़ा था, और जयपुर रुड़ती पढ़कर वही बात उन्होंने केस फाइल में लिख भी दी थी। लेकिन जब तस्वीरों को इन आईपीएस ऑफिसर ने देखा और देखा कि रुड़ती की जगह असल में वो कुर्ती है, उन्होंने जब ये रियलाइज़ कर लिया, उनको जब पूरा यकीन हो गया कि ये जयपुर कुर्ती है, ऐसे भी रुड़ती का कोई मतलब तो बनता नहीं है, कुर्ती का मतलब बनता है, तो उनको जब इस बात का रियलाइजेशन हो गया तो उन्होंने तय किया कि इसी जयपुर कुर्ती के सहारे जो है वो इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर सर्च करके उस मैन्युफैक्चरर के बारे में, उस कंपनी के बारे में पता किया जो इस डिज़ाइन की या इस ब्रांड की जयपुर कुर्तियाँ बनाया करती है। फिर उन्होंने उस कंपनी से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद उस कंपनी ने ये बताया कि हाँ वो कुर्ती जो है इन्हीं की है, क्योंकि उस कंपनी को भी उस टैग की तस्वीरें जो है तिलकराज रोशन ने भेजी। तो कंपनी ने कंफर्म किया कि हाँ ये कुर्ती उन्हीं की कंपनी की है। अब उन्होंने पूछा कि आपने ऐसी कुर्तियाँ जो है वो किन को बेची, कितने लोगों को बेची, कोई डेटा, कोई हिसाब किताब आपके पास है? तो पुलिस के इस सवाल का कुर्ती बनाने वाली कंपनी ने जो जवाब दिया वो ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, या आप वो कहते हैं ना ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए, उन्होंने ऐसी कुर्तियाँ हज़ारों की तादाद में बेची हैं, और पर्सनली भी ऐसी कुर्तियाँ बहुत बेची हैं मैन टू मैन। तो कहने का मतलब ये कि कोई और छोर नहीं था कि कितनी कुर्तियाँ बेची, किसको बेची। लेकिन जब पुलिस को ये पता चला कि ज़्यादातर कुर्तियाँ इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए ही बेची है, तो फिर तिलकराज रोशन जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि अब वो कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनियों से संपर्क स्थापित करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये कुर्तियाँ किसको बेची हैं और कितनी बेची है। इस तरह से उन्होंने, रोशन साहब ने, फ्लिपकार्ट को, अमेज़ॉन को, मिंत्रा को और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज़ है जो काम करती हैं, उनको उन्होंने मेल लिखा और उस टैग की तस्वीर साथ में भेजी, उस ब्रांड के बारे में बताया और कहा कि वो इस टैग और इस ब्रांड के कितने कपड़े उन्होंने हाल के कुछ महीनों में बेचे हैं उसका लेखा जोखा उन्हें उपलब्ध कराएं। तो इस पर फ्लिपकार्ट ने जवाब दिया और फ्लिपकार्ट ने बताया कि उन्होंने ऐसी 18,000 कुर्तियाँ हाल के कुछ महीनों में बेची हैं। अमेज़ॉन ने यह बताया कि उन्होंने 6 से 7 ऐसी कुर्तियाँ हाल के कुछ महीनों में बेची है। बाकी कुछ और कंपनियों ने भी जवाब देना चालू किया, ऑल्दो वो जवाब पुलिस ने तब तक रिसीव नहीं किया था जब तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो रिसीव किया था उसके मुताबिक दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। फ्लिपकार्ट ने 18,000 बेचे थे और अमेज़ॉन ने तकरीबन 7 कुर्तियाँ बेची थी, सिर्फ 7 से 8। तो पुलिस ने और आईपीएस मिस्टर रोशन ने यह तय किया कि वो इन 18,000 जो कुर्तियाँ बेची गई है उसके बारे में वो पता करेंगे और ये जानकारी जुटाएंगे कि ये कुर्तियाँ किसने खरीदी हैं। उन्होंने फिर फ्लिपकार्ट से संपर्क किया और 18,000 कस्टमर्स के, 18,000 उपभोक्ताओं के मोबाइल फ़ोन नंबर जिन्होंने ये कुर्तियाँ खरीदी थी वो उन्होंने उस कंपनी से मांगे। फ्लिपकार्ट ने वो नंबर पुलिस को उपलब्ध कराए। अब पुलिस के पास एक मोटा पुलिंदा था जिसमें 18,000 ग्राहकों के नाम नंबर थे जिन्होंने जयपुर कुर्ती खरीदी थी। अब पुलिस 18,000 लोगों को अगर फ़ोन करके पूछती तो आप समझिए कि वो कितना मुश्किल काम होता, लेकिन पुलिस को इस मामले को तो सुलझाना ही था। तो पुलिस ने इसी काम को दूसरे तरीके से करने का फैसला किया। तिलकराज रोशन ने यह तय किया कि उस्मानाबाद के वाघोली गांव में जब लाश मिली थी 20 दिसंबर 2015 को, उसके पहले के 1-2 दिनों के अंतराल में उस गांव में, उस कुएं के आसपास जितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे उन मोबाइल नंबरों का डंप डाटा निकलवाया जाए, ये पुलिस ने तय किया। इसके बाद पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर्स से बातचीत की और वाघोली गांव के उस कुएं के आसपास में दिसंबर के महीने के डंप डाटा उस पर्टिकुलर डेट्स के निकलवाए। और जब पर्टिकुलर डेट्स के डंप डाटा पुलिस ने निकलवाए तो पुलिस को एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में पता चला, जो नंबर एक शख्स का था जिसका नाम था प्रकाश छापेकर। ये 36 साल का एक रिटायर्ड आर्मी मैन था जिसने तकरीबन 6 से 7 साल की आर्मी की सर्विस पूरी की थी और इसके बाद ये आर्मी से रिटायर हो चुका था और इन दिनों ये आदमी नागपुर की एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पर काम करता था। और पुलिस ने ये देखा कि ये नंबर जो है उस वाघोली गांव में मौका वारदात पर, घटना वाले दिन एक्टिव था। ये नंबर वहाँ पर पुलिस को दिख रहा था। अब पुलिस ने जो कंप्यूटर में ऑटो फाइंड का जो एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के ज़रिए ये नंबर उन 18,000 नंबरों के बीच में सर्च करने की कोशिश की। और जब पुलिस ने ऑटो फाइंड का बटन दबाया, छापेकर का मोबाइल नंबर डालकर,
तो आपको जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि वो नंबर उस 18,000 नंबरों में मिल गया। कहने का मतलब ये कि डंप डाटा कलेक्शन से जो एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर मिला था, वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर उन 18,000 कुर्ती के खरीदारों के नंबरों की लिस्ट में शामिल था। यानी प्रकाश छापेकर ने एक कुर्ती ज़रूर खरीदी थी। अब वो कुर्ती उसी लड़की की कुर्ती थी या नहीं, अभी इसका पता होना बाकी था। लेकिन ये पूरे हालात, ये पूरे सर्कमस्टांसेस ये इशारा कर रहे थे कि इस मर्डर में प्रकाश छापेकर का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। बल्कि पुलिस को यह भी लग रहा था कि हो ना हो ये कातिल जो है वो प्रकाश छापेकर ही है, जो एक रिटायर्ड आर्मी मैन है। लेकिन इस आदमी को पकड़ने से पहले पुलिस को उस लड़की के बारे में भी पता करना था, क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी अभी इस्टेब्लिश होनी बाकी थी और पुलिस को सबूत भी जुटाने थे। तो पुलिस ने नागपुर के कंपनी में काम करने वाले छापेकर से बात करने का फैसला किया और जयपुर कुर्ती के बारे में पूछा और उस लड़की की मौत के बारे में भी पूछा और कहा कि उसकी लाश भी मिली है, क्या आप उसको जानते हैं। तो छापेकर ने तमाम बातों से इनकार किया। छापेकर ने जयपुर कुर्ती की बात से भी इनकार किया और साथ ही किसी ऐसी लड़की को जानने की बात से भी इनकार किया जिसकी लाश उस्मानाबाद के वाघोली गांव के कुएं में मिली थी। कुल मिलाकर प्रकाश छापेकर ने सारी बातों को डिनाई कर दिया। चूंकि पुलिस के पास फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं थे सिवाय इस चीज़ के कि उसने कुर्ती खरीदी थी और उसका नंबर उन 18,000 नंबरों की लिस्ट में मौजूद था जिनको फ्लिपकार्ट ने कुर्ती बेची थी, और पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि पुलिस प्रकाश छापेकर को गिरफ्तार कर पाती। तो पुलिस ने तय किया कि अब वो दूसरे तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेगी। पुलिस ने जो डंप डाटा कलेक्ट किया था, पुलिस ने उन डंप डाटा के एनालिसिस से कुछ एक और नंबरों का पता लगाया जिसमें एक लड़की कंचन परदेसी का नंबर भी पुलिस को मिला जिसकी उम्र 26 साल की थी। पुलिस को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो लड़की जिसकी लाश मिली थी, जिसकी तस्वीरें उसके पास मौजूद है, जिसे प्रकाश छापेकर पहचानने से इनकार कर रहा है, कहीं वो लड़की यही कंचन परदेसी तो नहीं है। पुलिस को अब यह लगने लगा। लेकिन छापेकर तो इनकार ही कर रहा था, तो उससे पूछने का फायदा नहीं था। तो पुलिस ने तय किया कि अब वो कंचन परदेसी के घर वालों से मिलेगी और पता करेगी कि उनकी बेटी कहाँ है। इसके बाद उस्मानाबाद की पुलिस जो है पुणे पहुंची जहां कंचन परदेसी का घर है। अब कंचन परदेसी के घर पहुंचते ही पुलिस का जो शक है वो बिल्कुल सही पाया गया, सही निकला। कंचन परदेसी जो है वो 2015 से ही गायब थी, जुलाई के महीने से। कंचन के घर वालों ने इस बात को कंफर्म किया और कहा कि वो एक कंपनी में काम करती थी और वो 2015 जुलाई के महीने से गायब है और हमने अपनी बेटी को ढूंढवाने के लिए पुणे के लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है, लेकिन हमें अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हम बहुत वरीड हैं, बहुत परेशान हैं। पुलिस ने फिर उनको उस लाश की तस्वीरें दिखाई और पूछा कि क्या ये तस्वीरें आपकी बेटी कंचन की है, क्योंकि हमें एक 26 साल की लड़की की लाश कुएं से मिली थी और उसकी ये तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें देखते ही घर वाले जो है वो फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, ये तस्वीर उनकी बेटी कंचन की ही है। तो ये एक इनिशियल कंफर्मेशन हो गया कि वो लाश कंचन की ही थी। अब पुलिस ने प्रकाश छापेकर के बारे में पूछा और कहा कि क्या आप प्रकाश छापेकर नाम के किसी को जानते हैं जिससे आपकी बेटी की कोई मित्रता या दोस्ती हो। तो लड़की के जो चाचा हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ उनकी भतीजी कंचन का अफेयर प्रकाश छापेकर नाम के एक आदमी से था जो बेसिकली नागपुर का रहने वाला आदमी है। अब पुलिस प्रकाश छापेकर को अरेस्ट कर सकती थी, पुलिस के पास एविडेंस मौजूद थे, आ गए थे। लेकिन पुलिस ने तय किया कि वो थोड़ा और इंतजार करेगी और कंफर्म करेगी। पुलिस ने घर वालों के खून के नमूने लिए डीएनए सैंपल की जांच के लिए। उस लड़की की लाश जो कुएं से बरामद हुई थी उसके डीएनए सैंपल ऑलरेडी पुलिस के पास मौजूद थे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। पुलिस ने दोनों सैंपल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में भिजवाए और लेबोरेटरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह कंफर्म कर दिया कि वो लाश जो मिली थी कुएं से वो इसी परिवार की बेटी की है, यानी कंचन परदेसी की ही लाश है। और घर वाले ये बता रहे थे कि कंचन परदेसी प्रकाश छापेकर को जानती थी और प्रकाश छापेकर से उसके रिश्ते थे। अब पुलिस ने प्रकाश छापेकर के बारे में और जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो ये पता चला कि ये जो कंचन है ये 2010 में पुणे की एक कंपनी में काम करती थी और जिस कंपनी में ये लड़की काम करती थी उस कंपनी के उस पर्टिकुलर यूनिट का बॉस प्रकाश छापेकर हुआ करता था। और उन्हीं दिनों यानी 2010 में ही कंचन और प्रकाश एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों में प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो गई थी। हालांकि ये सब कुछ तब था जब प्रकाश पहले से शादीशुदा था और उसे 3 बच्चे भी थे। प्रकाश की बीवी का नाम प्रतिभा है। प्रतिभा 28 साल की है और प्रकाश के उम्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, वो 36 साल का है और इनको 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद ये शादीशुदा रिटायर्ड आर्मी मैन जो एक कंपनी में काम कर रहा था, सिक्योरिटी ऑफिसर था इन दिनों नागपुर में,
उस आदमी ने इस लड़की के साथ रिलेशनशिप रखा और लिव इन में रहने लगा। अब कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती है। तो प्रकाश के घर वालों को भी इसके बारे में देर सवेर जानकारी हो गई कि उसका कंचन नाम की एक लड़की से अफेयर है। इसके बाद परिवार में तनाव, लड़ाई झगड़े ये सब भी शुरू हुआ। 2014 में एक बार कंचन ने इन्हीं तकलीफ़ों से, लड़ाई झगड़ों से तंग आकर जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तब वो लड़की काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रही, लेकिन इसके बाद जब वो ठीक हो गई तो कंचन को उसके घर वाले अपने साथ पुणे लेकर चले गए। लेकिन ये प्रकाश का प्यार भी था, कि प्यार कह लें, अब प्यार कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मतलब प्रकाश का इन्फैचुएशन था और नाजायज़ रिश्तों की चाहत थी, जिसने प्रकाश को ये मजबूर किया कि वो फिर से कंचन के पास जाए और कंचन को अपने साथ लेकर आए। इसके बाद जो कंचन लिव इन में रहती थी उसको उसके घर वालों ने अपने साथ लेकर गए थे। घर वालों ने उसका एक दूसरे लड़के से सगाई भी कर दी थी, लेकिन प्रकाश ने वो सगाई कंचन से बात करके तुड़वा दी और कंचन के साथ फिर से लिव इन में रहने लगा। तो कुल मिलाकर लिव इन में रहना, बीच में ब्रेकअप होना, जहर पी लेना, फिर से लिव इन में रहना, ये सारी नाटक नौटंकी ये लगातार इनके जीवन में चल रहा था। लेकिन फाइनली जब 2015 की बात आई, 2015 का साल आया, तो प्रकाश की बीवी ने, प्रतिभा ने, अपने पति को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया और कहा कि वो इस मामले में इस पार या उस पार करे। दो बीवियों के साथ या एक लिव इन पार्टनर और इस परिवार के साथ उसकी ज़िंदगी अब नहीं चल पाएगी। तो फाइनली जब बहुत प्रेशर हुआ, और चूंकि प्रतिभा जो है वो एक लीगली मैरिड वाइफ थी, उसकी ऑथोरिटी प्रकाश के ऊपर ज़्यादा थी, और जो प्रतिभा के परिवार वाले हैं वो भी अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे थे। तो प्रकाश जो है अपनी बीवी और ससुराल वालों के दबाव में आ गया, और फिर प्रकाश की बीवी प्रतिभा और प्रकाश का ब्रदर इन लॉ यानी साला, जिसका नाम है लोहार, और खुद प्रकाश, इन तीनों ने मिलकर ये तय किया कि वो कंचन को अब रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि कंचन जो है अब उनके जीवन में गले की हड्डी बन चुका है। शायद प्रकाश का प्यार भी गुजरते वक्त के साथ कंचन के साथ थोड़ा कम हो गया था। फिर इन तीनों ने मिलकर कत्ल की साजिश रची, और उस साजिश के मुताबिक 19 दिसंबर 2015 को प्रकाश छापेकर ने अपनी गर्लफ्रेंड कंचन को घुमाने ले जाने की बात कहकर अपने साथ गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाने के बाद ये लोग निकल गए पुणे से उस्मानाबाद की तरफ। रास्ते में एक जगह उसने गाड़ी ख़राब होने का नाटक किया, और उसी जगह मैकेनिक के तौर पर उसने अपने साले को गाड़ी में बिठा लिया, जिसका नाम लोहार है। तो इस तरह अपने साले को भी बिठाया, और इसके बाद मैकेनिक को साथ ले जाने की बात कहकर सुनसान रास्ते पर प्रकाश ने गाड़ी बढ़ाई। अब गाड़ी में 3 लोग थे, खुद प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड कंचन परदेसी, और प्रकाश का ब्रदर इन लॉ लोहार। इन तीनों में 2 लोगों को पता था कि तीसरे का कत्ल होने वाला है, और फाइनली एक सुनसान जगह पर जब गाड़ी पहुंची तो लोहार ने इस लड़की को पकड़ लिया, उसकी बाहें पकड़ ली, हाथ पकड़ लिए, और जो कंचन था और जो प्रकाश था उसने कंचन का एक तेज़धार चाकू से, जो उसके पास पहले से मौजूद था, उसने गला रेत दिया, और इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कई चाकू भी मारे, और इसी तरह बंद कार के अंदर उसने सुनसान जगह पर उस लड़की की हत्या की, और पहले से की गई प्लानिंग के मुताबिक अपने साथ लाई गई एक बोरी में उसकी लाश भरी। पूरी लाश वो भर नहीं सकते थे बोरी में, बोरी छोटी थी, तो लाश की जो टांगे हैं उसको रस्सी से टाइटली बांधा, बोरी का मुंह बंद किया, और उस बोरी को उन्होंने वाघोली गांव के कुएं में ले जाकर फेंक दिया। ये 19 तारीख की बात है। इसके बाद अगले दिन 20 तारीख को वाघोली गांव में वो लाश जो है बरामद हो गई। उसके बाद की पूरी कहानी आप जानते हैं। इस घटना के बाद ये सारे लोग अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। प्रकाश अपने परिवार के साथ रहने लगा, उसका साला लोहार अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गया, जो प्रकाश की बीवी है प्रतिभा वो भी अपने पति के साथ रहने लगी। उधर कंचन जो है वो मारी गई, उसके घर वालों को पता ही नहीं था कि कंचन को कौन ले गया, किसने मारा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन कंचन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरह से ये मामला अनसुलझा बना हुआ था। लेकिन फाइनली जब इतने सारे सबूत पुलिस ने जुटा लिए और प्रकाश छापेकर का कच्चा चिट्ठा उससे सख्ती से पूछताछ करने से पहले ही पुलिस ने जुटा लिया, तो फिर पुलिस ने अब प्रकाश छापेकर को दोबारा पकड़ा, और जब उसे सारे सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया तो उसे मानना पड़ा कि हाँ, उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड कंचन का कत्ल किया था, और इस कत्ल में उसकी बीवी साजिश में शामिल थी, और कत्ल को अंजाम देने में उसका ब्रदर इन लॉ लोहार वो भी शामिल था। इस तरह पुलिस ने प्रकाश को, उसकी बीवी प्रतिभा को और उसकी बीवी के भाई लोहार को, इन तीनों को कत्ल के इस संगीन मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा,
जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ये भी पता चला कि उस कत्ल के बाद ये जो प्रकाश है, इसने फेसबुक पर टारगेट डेड के नाम से एक पोस्ट भी किया था। यानी अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसने उसे मारने का फेसबुक पोस्ट पर इशारों में ऐलान किया था। और इसे ऐलान के साथ साथ आप एक कातिल का कत्ल करने के बाद मनाया गया जश्न भी मान सकते हैं। जब जांच हुई तो उसके फेसबुक प्रोफाइल में टारगेट डेड का वो पोस्ट भी पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने और छानबीन की तो पुलिस को यह भी पता चला कि इस कत्ल को अंजाम देने के बाद प्रकाश ने अपनी कार एक मैकेनिक को बेचने की भी कोशिश की थी, और तब मैकेनिक ने उस कार में ढेर सारे खून के धब्बे देखे थे और उसने प्रकाश से ये पूछा था कि ये खून के धब्बे तुम्हारी कार में कैसे आए। वो कार खरीदने को तैयार नहीं हुआ तो प्रकाश ने ये बताया कि वो अपनी बीवी के साथ किसी जगह पर ट्रैवल कर रहा था और डकैतों ने हमला करके उसकी बीवी को लहूलुहान कर दिया था और ये खून के धब्बे उसकी बीवी के हैं। तो एक झूठी कहानी प्रकाश ने जब कार बेचने की कोशिश करते हुए वो शक के दायरे में आया था तो उसने एक मैकेनिक को भी बताई थी। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो ये कहानी भी खुलकर सामने आई। तो वो जो मैकेनिक है उसने भी इस मामले में प्रकाश के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। इस तरह ये तीनों कातिल तो गिरफ्तार हुए ही। 33 गवाह 33 विटनेसेस इस मामले में पुलिस ने उनके बयान कलमबंद कराए और कोर्ट में भी उनकी गवाही हुई। और 33 गवाह तमाम तरह के सबूत, कुर्ती वाली बात, मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा, परिवार वालों का कंफर्मेशन, डीएनए रिपोर्ट का मिलान होना, इन सारी चीज़ों की बदौलत फाइनली 14 अगस्त 2020 को प्रकाश छापेकर उसकी बीवी और उसके साले को पुलिस कोर्ट ने इस मामले में, कत्ल के मामले में गुनहगार करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। फिलहाल ये तीनों जेल में हैं और इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का मामला, जिसके सुलझने की कोई उम्मीद नहीं थी, एक आईपीएस ऑफिसर की सूझबूझ से सुलझा लिया था।